देखिए क्वेश्चन है, रॉयल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 शेयर्स और ₹20 ईच, पेबल 4 per share on application, payable 6 per share on allotment, and payable 5 per share on first call and 5 per share on second call. Application were received for 40,000 shares and shares were allotted on pro rata basis. Surplus application money is to adjust with allotment. कमल अ होल्डर ऑफ डेजर्ट शेयर, या पता नहीं लगा कि कमल के पास कितने शेयर्स थे. अनेबल टू पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्दर कॉल्स, उसने अलॉटमेंट और बाकी का जो अमाउंट है वो पे नहीं करा. ही शेयर वर फोरफिटेड, उस कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा, फोरफिट कर लिया आफ्टर फाइनल कॉल. 50% ऑफ द कमल शेयर वर री इश्यू एट मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट. जो मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट होता है, कितना होता है मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट? शेयर का मिनिमम री इश्यू प्राइस मैक्सिमम कितना डिस्काउंट कितना दे सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ फोरफीचर जो अमाउंट आप शेयर फोरफीचर में क्रेडिट करते हो उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने शेयर को री इश्यू करें और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उनको इस तरीके से री इश्यू करा कि उसमें से 500 रुपीज क्या हुआ है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है. तो अब अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. देखिए क्या था क्वेश्चन. कंपनी है जो अपने 30,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹20 ईच, पेबल 4655, payable 4 on application, payable 6 on allotment, payable 5 on first call and payable 5 on second call. टोटल कितने 40,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई. 40,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई. 40,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई. इन 40,000 शेयर्स को कंपनी ने 30,000 शेयर्स क्या करे, अलॉट कर दिए. ठीक है. अब एक शेयरहोल्डर था कमल, उसको कंपनी ने कुछ नंबर और शेयर्स क्या करे थे, अलॉट किए थे. इसने क्या पे नहीं करा, अनेबल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्दर कॉल्स. इसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा और सेकंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा. ठीक है ना. सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा, फोरफिट करा. और फोरफिट करने के बाद इसमें से 50% शेयर्स को, जो भी इसके शेयर्स थे उसमें से 50% शेयर को तो री इशू करा जो मिनिमम प्राइस हो सकती थी उसके ऊपर, और जो रिमेनिंग 50% है उसको इस तरीके से री इशू करा कि अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में, कितना हुआ 500. अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में कितना हुआ 500. अब अपन को इसमें केवल फोरफीचर और री इशू की एंट्रीज क्या करनी है, पास करनी है. ठीक है. देखिए सबसे पहले अपन वो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं. इसमें पहले तो
फर्स्ट कॉलम हमारा होता है काय का, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर होता है आपका एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, फिर होता है आपका एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, फिर एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड रिफंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही कैटेगरी है हमारे पास। कितनी एप्लीकेशन आई है? 40,000 एप्लीकेशन आई है। कितनी एप्लीकेशन आई थी? 40,000। और एप्लीकेशन मनी कितना है? 4 पर शेयर है। कितना है? 4 पर शेयर है। तो यानी स्टार्टिंग में इसने कितना पे करा होगा? 40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो स्टार्टिंग में इसने पे करा होगा कितना? 1,60,000 इसने क्या करे? पे करे। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करें? 30,000 शेयर्स अलॉट करें, तो 30,000 इंटू 6 के हिसाब से इसका 1,80,000 का एडजस्ट हुआ एप्लीकेशन पे। कहां पे एडजस्ट हुआ? एप्लीकेशन पे। अच्छा ये 4 कितना है? 30,000 टू 4 के हिसाब से इसका 1,20,000 एडजस्ट हुआ कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो 1,60,000 में से 1,20,000 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना? 40,000। रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना? 40,000। तो ये जो सरप्लस अमाउंट है वो कितना है आपका? 40,000 है। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया था? 40,000। अब इनसे अलॉटमेंट पे मंगाना कितना था टोटल? ओवरऑल 30,000 शेयर्स है। अलॉटमेंट मनी कितना है? 6 पर शेयर। तो कितना मंगाना था? 1,80,000 मंगाना था। 1,80,000 में से 40,000 ऑलरेडी आ गया, तो आपका जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा? 1,40,000 ये आपका रिमेनिंग अमाउंट बचा। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 1,40,000 बचा है रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, एक इंफॉर्मेशन और अवेलेबल है क्या, कि यहां पे आप क्या कर रखा है? शेयर फोरफिट करते समय, जब कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट करा, तो फोरफिट करते समय अलॉटमेंट पे कितना क्रेडिट करा है? 2,800। मतलब ये जो 2,800 है ये नहीं मिला। जो अमाउंट नहीं मिलता वही तो क्रेडिट होता है। यानी शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं करा है? 2,800 का अमाउंट क्या हुआ है? पे नहीं करा है। ये क्लियर हो गई? एक और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी क्वेश्चन में कि ये एंट्री का की फोर फीचर की एंट्री है, और यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट हो रखा है कितना? 2,800। और जब अपन शेयर्स फोरफिट करते हैं तो क्रेडिट कौन सी कॉल होती है? जिनका अमाउंट नहीं मिलता। तो यानी अलॉटमेंट नहीं मिला, लिखा भी है अलॉटमेंट नहीं मिला, और यहाँ पे अमाउंट कौन सा क्रेडिट होता है? जो रिसीव नहीं हुआ है, जो अमाउंट अपन को रिसीव नहीं हुआ। तो देखो रिमेनिंग कितना बचा? 1,40,000। तो 1,40,000 में से आपको 2,800 क्या हुआ? फर्दर रिसीव नहीं हुए। तो इसको किस तरीके से करेंगे? जो नेट अमाउंट है आपका टोटल कितना है? ये 1,40,000 का अमाउंट है जो नेट मिलना था। ये 1,40,000 किससे मिलना था? 30,000 शेयरहोल्डर से। ये जो 1,40,000 का अमाउंट है किससे लेना था? 30,000 शेयरहोल्डर से। तो एक जने से इतना अमाउंट लेना था। तो अब कमल जिसके पास कुछ नंबर और शेयर है उसने अमाउंट पे नहीं करा, तो अपन मानते हैं कमल के पास x नंबर और शेयर होंगे, तो उसने उसके लिए कितना अमाउंट पे नहीं करा है? 2,800। ये इक्वेशन समझ में आएगी आपको? अपन को ये 1,40,000 किससे लेने थे? ये जो 30,000 शेयरहोल्डर है इनसे ये 1,40,000 लेना था। तो एक जने से कितना लेना था? 1,40,000 अपॉन 30,000। इतना अमाउंट एक शेयरहोल्डर से लेना था।
इतना अमाउंट हमें एक शेयर होल्डर से लेना था, तो कमल से कितना लेना था, अपन ने माना उसके पास एक्स नंबर और शेयर होंगे, तो इतना एक जने से लेना है इनटू कमल के शेयर के शेयर से मल्टीप्लाई करा, तो वो अमाउंट आपको बता रखा है कितना कमल का है, कितना है 2800, जो कमल ने पे नहीं करा है। जो कमल से अमाउंट लेना था वही तो उसने पे नहीं करा, तो वो किसके इक्वल है 2800 के। बताओ ये समझ में आई गई इक्वेशन? 1,40,000 कितने से लेना है 30,000 से, तो कमल से कितना लेना था इनटू कमल के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। कमल के शेयर मेरे को पता नहीं थे, तो 1,40,000 लेना था कितने 30,000 शेयर से, तो कमल से कितना लेना था मल्टीप्लाई करा कमल के शेयर से, जो कि बराबर है 2800। तो कमल से अलॉटमेंट पे कितने लेने थे 2800 लेने थे, जो उसने पे नहीं करे हैं। तो यहां से कमल के नंबर और शेयर्स निकल जाएंगे, कितना 2800, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएंगे आपके 600 शेयर्स, 600 शेयर्स, यानी कमल जिसको अपन ने 600 शेयर्स अलॉट करे थे, इसने क्या करा फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। तो अब इस कमल के फोरफीट की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कमल के अलॉटेड शेयर्स आ गए, अब इसके अपन अप्लाइड ही निकाल लेते हैं। अप्लाइड कैसे निकलेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 600, कितने आएंगे ये 800 ही आएंगे। यानी इसने 800 शेयर्स के लिए क्या किया था अप्लाई किया था, और इसको अलॉट कितने हुए 600 शेयर, तो 800 इंटू 4 के हिसाब से कितना पे करा 3,200। कंपनी ने इसको कितने शेयर अलॉट करे थे 600, तो 600 इंटू 4 के हिसाब से इसका 2,400 एडजस्ट हो गया कहां पे एप्लीकेशन पे, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 800, रिमेनिंग कितना बचा 800। तो ये 800 इसका ऑलरेडी आ चुका था, तो अब इससे मंगाना कितना था 600 इंटू 6 के हिसाब से 3600 मंगाने थे, 3600 में से 800 ऑलरेडी आ चुके, तो रिमेनिंग कितना बचा 2800। तो ये जो रिमेनिंग 2800 है ये इसने अलॉटमेंट पे नहीं करे, और ये दे भी रखा था क्वेश्चन में। तो अब क्या एंट्री होगी फोरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 10 नहीं 20, 600 इंटू 20, क्या पे नहीं करा अलॉटमेंट पे नहीं करा है 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा 2800। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा पूरा ही पे नहीं करा है 600 इंटू 5। 2 शेयर सेकेंड कॉल पे कितना पे नहीं करा 600 इंटू 5, एंड 2 शेयर फॉरफीचर, कितना अमाउंट फॉरफिट होगा ये 2400 तो ये और 800 ये, तो दोनों मिला के कितने हो गए 3200 इसके फॉरफिट हो गए। अभी क्या कह रहा है 50% शेयर को रीइश्यू कराए, और किस तरीके से रीइश्यू कराए, जो मैक्सिमम रीइश्यू प्राइस हो सकती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जितना अमाउंट आप शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट करते हो उतना। तो ये शेयर फॉरफीचर में कितना क्रेडिट करा आपने 3200, तो ये तो पूरे 600 शेयर का है। तो अभी ये 50% की बात हो रही है, मतलब ये पूरे 600 शेयर का है, तो एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं अपन, आ जाएगा ये पॉइंटों में आएगा, कितना अमाउंट निकल के आएगा। ये इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 3200 कितने पे 600 पे, तो इसके 300 शेयर पे कितना हो सकता है डिस्काउंट,
इंटू 300, अब कितना आएगा ये 5 पॉइंट, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 1600 आ गया। यानी ये मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, 1600 का डिस्काउंट दे सकता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, समझ में आ गई क्या किया, 3200 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं कितने, 600 शेयर पे, और अभी 50% शेयर को रीइश्यू करा है, तो 50% मतलब 300 शेयर पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना हो गया 1600। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम 1600 का। टू शेयर कैपिटल कितना 300 इंटू 20, तो 300 इंटू 20 के हिसाब से कितना होता है 6000, तो 6000 पे अपन 1600 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यानी रीइश्यू कितने में करेंगे, कितना हो गया ये 4400। यस वैभव। सर ये डिस्काउंट वाला है वो वापस बता दो। देखो ये क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है यहां पे "50% of the common share were reissued at maximum permissible discount"। जितना मतलब जो शेयर्स आपने फोरफिट करे हैं तो वो अपन ने निकाली है 600, तो 600 में से 300 शेयर्स को आप रीइश्यू करेंगे, कैसे, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है परमिशेबल एज पर, जितना भी परमिशेबल डिस्काउंट है उतने मैक्सिमम डिस्काउंट पे 50% शेयर रीइश्यू होंगे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो कितना, जितना आप शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट करते हो उतना। तो आपने शेयर फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था 3200, तो ये जो 3200 है मतलब आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 3200 का डिस्काउंट दे सकते हो, कितने शेयर पर, 600 शेयर पर। तो 300 शेयर पे कितना होगा, तो 300 शेयर का अपन ने निकाला कितना 1600, यानी जो 50% यानी जो 300 शेयर आप री इश्यू कर रहे हो इस पे मैक्सिमम 1600 रुपीज का डिस्काउंट आप दे सकते हो। अब आया समझ में? यस सर। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 6000, तो 6000 पे अपन ने 1600 का डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी कितना बचा 4400, यानी शेयर को कितने रुपए में री इश्यू करा है 4400 में। अब आगे क्या कह रहा था कि जो रिमेनिंग 50% शेयर हैं उनको इस तरीके से री इश्यू कर रहा है कि 500 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, 500 कहां ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल रिजर्व में। तो अपन फॉर्मूला कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वो कैसे निकालते हैं अपन, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट किया है 3200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट कितने 600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, अभी 50% की बात हो रही है 300, और माइनस क्या करते हैं इसमें से डिस्काउंट, डिस्काउंट अभी मेरे को पता नहीं है x, वो 1600 डिस्काउंट था, ये 300 शेयर का था जो हो चुके हैं, अब बाकी के 300 शेयर की बात हो रही है। और इस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ है, मतलब ये इस तरीके से रीइश्यू में बचे हुए शेयर की कैपिटल रिजर्व में 500 ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है 500। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1600 माइनस x, तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 500, यानी डिस्काउंट कितना हो गया 1100, डिस्काउंट कितना हो गया 1100। ये समझ में आ गई, जो रिमेनिंग 50% शेयर थे उसको इस तरीके से रीइश्यू करा है कि 500 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुए हैं। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू माइनस डिस्काउंट। तो ये रिमेनिंग 50% शेयर कितने डिस्काउंट पे इश्यू हो मेरे को पता नहीं, तो वो एक्स मान लिया। तो अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ है कैपिटल रिजर्व में पता रखा है 500, तो इसको सॉल्व करा है तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 1100। तो इन शेयर को री इश्यू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दोगे? 1100 का। टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 20 कितना हुआ? 6000 में से 1100 माइनस करें 4900। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4900 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1100 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और लास्ट में एक और शर्त पूछी थी कि कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है, तो एंट्री थी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो आपको बता रहा था अमाउंट कितना 500। अब इसमें क्या क्या पूछा था? ये 4 एंट्री पूछी थी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब सपोज करो अगर ये मिसिंग इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं होता तो यहां पे आपको एक और एंट्री पास करनी थी बीच में, काहे की? तो बता सकता है बीच में यहाँ पे एक और एंट्री पास होती, ये तो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी, तो जो आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन दे रखा था वही फुलफिल करना था। अगर ये मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं होता, एक नॉर्मल क्वेश्चन आता और उसमें आपसे कहता फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पास करनी है, तो ये जो दिख रही है 4 एंट्री ये तो पास होती एक और एंट्री पास होती बीच में, काहे की? कि आपने ये सेकंड नंबर में क्या सेकंड एंट्री जो करी हो क्या की करी थी? आपने अपने 50% शेयर रीइश्यू कर दिए थे सेकंड एंट्री में। तो अब ये जो 50% शेयर रीइश्यू है सेकंड एंट्री में, इन 50% शेयर का जो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री और करते हैं यहाँ पे बीच में। ये जो लास्ट एंट्री है तो काय की करी है? ये जो सेकंड नंबर में 50% शेयर रीइश्यू है ना, उनका जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर है ये तो उसकी एंट्री है। आपने 2 बार शेयर रीइश्यू करे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे सेकंड है, या एक 50% शेयर तो यहाँ इश्यू है और 50% शेयर यहाँ इश्यू है, तो ये थर्ड नंबर की एंट्री पास होने से पहले एक और एंट्री पास होती, काय की? कि ये जो सेकंड एंट्री में जो 50% शेयर रीइश्यू है इनका जो बैलेंस अमाउंट है बचा है कैपिटल रिजर्व में, वो ट्रांसफर होने की कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री पास होती? वो एंट्री पास होती शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और वो अमाउंट कैसे निकालते? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर 3200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 600 इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। अभी सेकेंड एंट्री में आपने 300 शेयर ही रीइश्यू करें और माइनस क्या करते? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कितने का डिस्काउंट था? 1600 का। कितना बचता है ये? 0। 1600 में 6 कितना होता है? 0। तो इस एंट्री में फिलहाल इसमें 0 आ रहा है इसलिए एंट्री पास नहीं हुई, अदरवाइज अगर कोई अमाउंट बचता तो फिर ये एंट्री पास होती शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना? यहाँ पे वो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, यानी जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो सारा आपने यूज कर लिया है, इसलिए 0 हो गया, इसलिए इसमें एंट्री पास नहीं हुई। अदरवाइज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता जहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्काउंट वाली कंडीशन नहीं होती तो फिर यहाँ पे भी फॉरफीचर में बैलेंस बचता तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। समझ में आई बात? समझ में आ गया क्वेश्चन?